हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 फ्रॉम जेएनयू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। और इस सेशन में पार्ट बी को मोस्टली सॉल्व करेंगे हम लोग। पार्ट ए में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट ए में मोस्टली क्लास 11-12 के क्वेश्चन रहते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले मैंने 2018 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे पार्ट बी को ही मैंने सॉल्व किया है जिसके 6 वीडियोस डले हुए हैं, तो उसको जाके देख सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जेन्यू एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो अभी 30 जून को होने वाला है। सो लेट अस मूव फ्रेंड्स। मैं डायरेक्टली पार्ट बी पे जा रहा हूँ जो स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 60 से। Okay, yeah, this is part B. So you have to do any 60 question out of 100. अच्छा, इसके बारे में आप डिटेल जानते होंगे कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना क्वेश्चन करना है, कितने मार्क्स क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। अगर वो उसके ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपना कर आप जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं या कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिंपली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप मिनिमम एफर्ट लगाकर पार्ट ए और पार्ट बी के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इजीली क्लियर कर सकते हो जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप लोग चाहते हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए तो उसके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। खैर, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पार्ट बी के ऊपर। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोवाइन सीरम एल्बुमिन डिटरमाइन यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ दिस मच एंड मॉलिक्यूलर वेट दिस वन। ओके, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला है मोलरिटी का, आपको ही मालूम होगा। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग उसी पे पुट कर देंगे वैल्यू को। 1.4 है, अच्छा ये ग्राम में है, यहाँ पर हम लोग 1.4 इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ डिवाइड बाई 70 किलो डाल्टन है, तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये डाल्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 ml है तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.001। तो बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगा आपका 20 माइक्रोमोल। सो आंसर विल बी फर्स्ट। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑन दिस फॉर्मूला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीनेचरेंट ऑफ प्रोटीन एज इट इज़। अच्छा, यूरिया को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए। तो जो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन है उसको सॉल्युबल फ्रैक्शन में उसको ओपन अप करने के लिए, जैसे ये ग्लोबुलर इस तरह का प्रोटीन है, तो अगर आप यूरिया डालोगे तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये कैसे करता है? क्योंकि ये जो आपस में क्लब टुगेदर हो चुके हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बन चुके हैं, इसको डीनेचर करने के लिए हम लोग यूरिया डालते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली करता क्या है कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। आपको मालूम है ग्लोबुलर प्रोटीन बनाने के लिए, ये क्लब टुगेदर करने के लिए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपस में इंटरैक्ट करके ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। तो ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे। तो यूरिया क्या करता है कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को, इंट्रैक्शन को ब्रेक करता है, परटर्ब करता है। और ये हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर साइड चेन के साथ में भी बाइंड कर जाता है ताकि वो फिर से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं फॉर्म कर ले, क्योंकि अगर फिर से वो फॉर्म कर लेंगे तो फिर से ये वाला, ये जो स्ट्रेट वाला ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल हैज। ओके, सो राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो हम लोग को मालूम है कि अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर में एक टर्न में, इस तरह का जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके एक टर्न में 3.5
6 एमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, पर 1 टर्न पर टर्न। और इस टर्न का जो लेंथ होता है वो होता है 5 पॉइंट, इससे बराबर क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा, 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर होगा यहाँ पे 3.6 रेसिड्यू ऑफ एमाइनो एसिड पर टर्न। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्रिपल हेलिकल प्रोटीन कोलाजन इज रिच इन द एमाइनो एसिड। सो कोलाजन इज ए सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पर ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ये याद रखना आपको। कोलाजन को हम लोग रिप्रेजेंट ही करते हैं ग्लाइसिन X एंड Y, ये सिग्नेचर इसका सीक्वेंस है। ग्लाइसिन कंजर्व्ड है, यहाँ कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ग्लाइसिन फिक्स्ड है। X और Y कोई भी अदर एमाइनो एसिड हो सकता है, लाइक एलानिन और प्रोलिन, लेकिन इसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं, वो भी कितने, 21%। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन। ओके, मॉलिकुलर वेट या मास फाइंड आउट करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट है, ये यूज़ हो सकता है। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट। सो अगर ज़्यादा विस्कोसिटी है इसका मतलब मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन और सॉलिड। तो ये तीनों A, B और D डायरेक्टली डिपेंडेंट है मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन, एक्सेप्ट लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग इज ए फेनोमेनन ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉलिकुलर वेट। उसका मास कितना बड़ा है छोटा है उससे कोई डिपेंड नहीं करता, वो कितना लाइट स्कैटर्ड कर सकता है वो एटम पर या मॉलिक्यूल पर डिपेंड होता है। तो ये टेक्निक जो है मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड नहीं होता, तो आंसर विल बी सी, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट पूछ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, टू प्लाज्मिड आर ऑफ सेम कंपेटिबिलिटी ग्रुप। अच्छा, तो वो इफ दे कैन एग्जिस्ट इन द सेम बैक्टीरियल सेल, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम बैक्टीरियल, दे कैन नॉट कैरी द सेम एंटीबायोटिक, दे कैरी द सेम टॉक्सिन जी। ओके, तो एक सेल है उसमें जनरली एक ही टाइप के प्लाज्मिड हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्लाज्मिड तभी पॉसिबल है जब उसमें एंटीबायोटिक के हैं, एंटीबायोटिक, तो वो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो एंटीबायोटिक सेम हो। जैसे अगर किसी एक में एम्पिसिलिन का है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरे वाले में भी एम्पिसिलिन का है, सेम टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तब दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर इसके जगह पे एम्पिसिलिन की जगह पे कुछ दूसरा हो, लाइक केनामाइसिन हो, ठीक है, केनामाइसिन हो या साइक्लोस्पोरिन हो, तो वो फिर नॉन कंपेटेबल होगा। तब पहले तो बात कि वो दोनों साथ में दो अलग अलग प्लाज्मिड रह ही नहीं सकते, वो इनकम्पेटेबल है। एक ही कंडीशन में वो कंपेटेबल हो सकते हैं जो वो कैरी करेंगे सेम टाइप के एंटीबायोटिक जीन, तो आंसर विल बी सी। Moving to next question, the smooth endoplasmic reticulum is especially abundant in cell that synthesize extensive amount of, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिपिड, क्योंकि हम लोग को मालूम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है लिपिड बनाने के लिए, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज होता है प्रोटीन या एंजाइम बनाने के लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेट्रोट्रांसपोसोम्स, रेट्रोट्रांसपोसोम्स आर द, ट्रांसपोसोम्स क्या है, जंपिंग जीन, और रेट्रो ट्रांसपोसोम्स का मतलब होता है उस तरह के ट्रांसपोसोम्स जो आरएनए होते हैं और वो पहले कन्वर्ट करते हैं डीएनए में और फिर वो मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे और ज्वाइन कर जाते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो आरएनए से डीएनए बनेगा, इसको बोलेंगे कॉपी, ये कॉपी हुआ, और कॉपी होने के बाद में फिर वो कहीं ज्वाइन करेगा यानी पेस्ट होगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अगर यही डीएनए रहता, आरएनए की जगह पे डीएनए होता, तो डीएनए सिर्फ कट होता वहाँ से और फिर ज्वाइन हो जाता, तो अब उसको कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये डीएनए के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैथ्स का है, क्लास 12 का।
ऑल्दो बी पार्ट में मैथ्स के जनरली क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन ये रहे। चलिए, तो e टू द आई पाई इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1। आप ये गूगल भी कर सकते हैं, ऑल्दो मैं मैथ्स का नहीं डिटेल में बता पाऊँगा, तो ये आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। इस तरह क्वेश्चन हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पार्ट बी में 60 क्वेश्चन ही करना आउट ऑफ 100, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन जस्ट मूव आउट, डोंट डू दैट क्वेश्चन। Okay, moving to the next question, 70 number. Resistant to methotrexate, a drug commonly used to cancer therapy, arises due to process of. Okay, तो methotrexate जो ड्रग है कैंसर को किल करने के लिए, लेकिन बहुत सारे सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं इससे। उसका क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि इसके methotrexate जहाँ बाइंड करता है जिस जीन पे, उस जीन का नंबर इंक्रीज कर जाता है, यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन। methotrexate कहाँ पर? ये इनहिबिटर है किसका? डाइहाइड्रोफोलेट जीन का, ये इनहिबिटर है। तो अगर ये इसको इनहिबिट कर देता है, तो अगर 10 मॉलिक्यूल अगर आपने methotrexate का लिया, तो ये 10 जीन को ब्लॉक करेगा। अगर मैं ये मान के चलूँ कि 1:1 रेशियो में ये बाइंड करता है, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ methotrexate 1 जीन के साथ बाइंड करता है, तो अगर आपने 10 जीन मॉलिक्यूल लिया तो 10 जीन के पास में करेगा। लेकिन अगर कैंसर सेल क्या करेगा फिर, अगर आप 10 ले रहे हैं और ये 10 जीन को कर रहा है, तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन तब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको डिवाइड करना है, तो वो क्या करेगा? इसका एम्प्लीफिकेशन कर देगा। तो एम्प्लीफिकेशन करने से ये हो जाएगा अब 1000। तो 10 जीन सिर्फ 10 मॉलिक्यूल 10 जीन पे ही बाइंड करेगा। रिमेनिंग जीन क्या होंगे? फंक्शनल, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस डिवाइड करता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन करने की वजह से वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। Given 4 different factors, first is size, second is color, third is internal organization and fourth is strength. The prokaryotic and eukaryotic cell can be distinguished between. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो सबसे पहला कि साइज। प्रोकैरियोटिक के साइज छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक का इससे ऑलमोस्ट 10 टाइम टू 100 टाइम इंक्रीज होता है, यानी 50 to 100, 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज होते हैं। तो एक तो साइज का डिफरेंस है, पहला साइज हो गया। तो पहला साइज आंसर करेक्ट होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ ठीक है, साइज। दूसरा कलर, नहीं कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में फिर चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक केस में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। तो ये फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होगा। स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ में डिसाइड नहीं हो सकता, सेल को स्ट्रेंथ पे मेजर नहीं करते। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर विल बी सी। Cyanobacteria carry the photosynthesis, but some of them can also convert nitrogen gas into reduced form of nitrogen is called। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस को H2 के साथ में कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? सॉरी, हम लोग नहीं, बैक्टीरिया बनाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, NH3, तो 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 3। अच्छा, इस प्रोसेस में 16 ATP इन्वॉल्व है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 16 ATP का यूज़ होता है। इस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो आंसर विल बी सी। अदर देन साइटोप्लाज्म, इंटरमीडिएट फिलामेंट कैन फाउंड इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। ओके, तो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में भी, ठीक है। न्यूक्लियस में भी कहाँ? न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियर लैमिनिन में। चलिए यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा आप लोग बियर कीजिए ये हैंडराइटिंग को, क्योंकि मैं नेक्स्ट
मैंने ऑर्डर किया हुआ है राइटिंग पैड के लिए, तो वो आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो उसको आने में टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा इसी पे बना लेते हैं। फिर PDF फाइल पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसा हैंड राइटिंग हो रहा है, क्योंकि माउस से मैं लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर लैमिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोटीन आर फाउंड कम्प्लीटली आउटसाइड ऑफ बाइलेयर on either extracellular side or cytoplasmic side but covalently linked to the membrane bilayer. This is achieved. Okay, so अगर ये suppose lipid bilayer है और ये inside है और ये outside है, तो कुछ प्रोटीन यहाँ पर अटैच होते हैं, कुछ आउटसाइड की तरफ अटैच होते हैं। जनरली जो अटैचमेंट होता है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, वो फॉर्म करेगा डेफिनेटली किसके साथ, लिपिड के साथ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आर रिच इन लिपिड। सो दिस इंटरेक्शन, दिस प्रोटीन इज गोइंग टू अटैच विद द लिपिड, सो हेयर आंसर विल बी लिपिड एंकर बोथ ऑन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। अच्छा, क्वेश्चन सिर्फ रहता है कि आउटसाइड की तरफ बाइंड कर रहा है तब कौन सा होता, कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर के साइड में अगर प्रोटीन सिर्फ बाइंड कर रहा है, इंट्रा सेलुलर के साइड में नहीं, तब स्पेसिफिक वो कार्बोहाइड्रेट मोइटीज के साथ में बाइंड करते हैं, इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीओग्लाइकेंस भी बोलते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड और इनसाइड दोनों की तरफ बाइंड कर रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पर लिपिड एंकर है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लें, GPI एक बहुत कॉमनली पूछते हैं जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। GPI लिंकर होते हैं, फिर फर्नेसाइल होता है, गार्नेसाइल होते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ एंकर की तरह काम करते हैं लिपिड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन दैट कन्फर्म्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट इज लाइकली टू बी इन जीन कोडिंग फॉर। तो यहाँ पर म्यूटेशन अगर हो जाए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में तो किस पर होगा, तो इस पर डायरेक्टली ये वायबिलिटी स्टेनिंग ऑफ बीटा लैक्टेमेस, क्योंकि लैक्टम रिंग एम्पिसिलिन बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, ये कैसे रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं ये आपको शायद मालूम होगा कि एम्पिसिलिन के पास में लैक्टम रिंग होता है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ये लैक्टम, फॉर एग्जांपल ये लैक्टम रिंग है, और जो ऑर्गेनिज्म एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं उनके पास प्लाज्मिड होता है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, और वो क्या, जिसको बीटा लैक्टेमेस जीन भी बोलते हैं। तो ये लैक्टेमेस क्या होगा, इस लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है, तो एम्पिसिलिन इज नॉट लॉन्गर इन एक्टिव फॉर्म, ये डिग्रेड कर जाते हैं। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी बैरियर ऑफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल ये सारे परमिएबल होते हैं। इम्परमिएबल कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर लिपिड रिच है, तो कोई भी बाहर से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ नहीं जा सकता अनटिल अनलेस वो गैस ना हो या फिर लिपिड सॉल्युबल ना हो। तो लिपिड या परमेबिलिटी बैरियर की तरह कौन करेगा काम, सेल मेम्ब्रेन। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज प्रेफर्ड ओवर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ओके, तो ब्राइट फील्ड मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टेन करते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, वो हम लोग स्टेन करके देखते हैं, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखता है। दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लाइट का यूज़ होता है। फेस कॉन्ट्रास्ट में हम लोग विदाउट स्टेनिंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड को साथ में देखते हैं, तो यहाँ पर कलरलेस सैंपल के लिए अप्लाई होता है। आंसर विल बी बी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द प्लांट वाया प्लाज्मिड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा हुआ है प्लाज्मिड में जो जीन होते हैं इनकॉर्पोरेट, जब प्लाज्मिड अंदर की तरफ जाता है किसी सेल के अंदर में, तो ये हॉरिजेंटल ट्रांसफर कहलाता है। मतलब ये इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। तो ये नियर बाई सेल्स को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल का मतलब है ये अपने एक सेल से दूसरे सेल्स जब डिवाइड करके फॉर्म कर रहे हैं तब इनमें जा रहा है प्लाज्मिड। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, ये नियर बाई सेल्स को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे प्लाज्मिड डायरेक्टली आंसर होगा।
प्लाज्मिड ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन, द डीएनए इज सेपरेटेड इन, ये तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डीएनए आइसोलेशन में हम लोग पीसीआई मेथड यूज करते हैं, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोएमाइल मेथड, जहां पर डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा या वो सेपरेट हो जाएगा किस फॉर्म, किस लेयर में, एक्वस लेयर में। एक्वस लेयर किससे बने होते हैं, वाटर से। वाटर में डीएनए सॉल्युबल होगा, तो यहाँ पे 2 लेयर फॉर्म करेगा। नीचे की तरफ में पीसीआई होंगे और ऊपर की तरफ में वाटर होंगे। तो डीएनए और आरएनए ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ में प्रेसिपिटेट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इस तरह के। तो यहाँ पर आंसर होगा पी। आज के वीडियो में बस इतना ही तक हम लोग रखते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अनदर 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जेन्यू रिलेटेड तो आप वो भी कर सकते। अगर आप लोग को ये भी चाहिए कि टिप्स एंड कि कैसे क्लियर करें, कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायोटेक को क्लियर करने के लिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।